वेलकम फ्रेंड्स टू फाइनेंस सिंपल है। क्या आप म्यूचुअल फंड के बारे में दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की राय जानते हैं? उनका कहना है, बाय पीरियडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड द नो नथिंग इन्वेस्टर कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। मतलब एक नो नथिंग इन्वेस्टर पीरियडिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से बेटर रिटर्न कमा सकता है। इसके लिए बफेट ने एक हेज फंड मैनेजर को 2007 में चैलेंज भी दिया था कि वो वैनगार्ड S&P 500 से ज़्यादा रिटर्न कमा कर दिखाए, और इसके लिए उन्होंने 10 साल का टाइम फ्रेम डिसाइड किया। आप जानते हैं कि 10 साल बाद रिजल्ट क्या निकला? 10 साल बाद जो हेज फंड मैनेजर थे उन्होंने केवल 22% का रिटर्न दिया, जबकि वैनगार्ड S&P 500 इंडेक्स फंड ने 85% का रिटर्न दिया। ये बात तो रही यूनाइटेड स्टेट्स की, लेकिन आपको क्या लगता है इंडिया में अगर टोटलिटी में देखा जाए तो क्या एक्टिव फंड मैनेजर्स ने इंडेक्स फंड को बीट किया होगा? यह हम इस म्यूचुअल फंड की सीरीज़ में देखेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड डोंट स्किप द वीडियो। इसके अलावा बफेट का कन्विक्शन देखिए इंडेक्स फंड में कि उन्होंने जो उनकी स्टेट का ट्रस्टी है उन्होंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि उनकी डेथ के बाद उनका 90% मनी S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए। ये दुनिया के महान इन्वेस्टर की राय है इंडेक्स फंड के बारे में। बेसिकली वो कहना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बिना दिमाग लगाए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वैनगार्ड S&P 500 इंडेक्स फंड दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स फंड है, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स में। हम इंडिया के रेफरेंस में अभी बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अभी आपने बहुत से शब्द सुने, एक्टिव फंड, इंडेक्स फंड, हेज फंड। आइए इनके बारे में पहले डिटेल में समझते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक म्यूचुअल फंड है। आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सूटेबल होगा या किस म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में बिना दिमाग लगाए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे इस सीरीज़ में। तो आइए बेसिक से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? जैसे हम स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल शेयर्स बाय करते हैं तो हम सबसे पहले कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है उसका एनालिसिस करते हैं, देन कंपनी एनालिसिस करते हैं, पोर्टफोलियो का कितना % किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है आदि। हमें बहुत से क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। ध्यान रखिए, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। इसलिए म्यूचुअल फंड आपकी इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, वो आपके बिहाफ पर ये सब डिसीजन लेता है। इसके बदले में वो आपसे फीस चार्ज करता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। म्यूचुअल फंड pools money from different investor and buy securities like share, bond, etc. as per their mandate. मतलब म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से अमाउंट कलेक्ट करता है और देन वो फंड मैनेजर उस फंड का जो मैंडेट उससे सेबी से मिला होता है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है। अगर शेयर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इक्विटी में इन्वेस्ट, अगर वो डेट म्यूचुअल फंड है तो कंपनी के बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। आइए अब हम म्यूचुअल फंड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, सेकंड इज पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें एक फंड मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब वो डिसाइड करता है कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है आदि। पैसिव म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर का कोई ज्यादा रोल नहीं रहता। इसमें वो एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं। इंडेक्स के फंड जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स में होते हैं वो उसी प्रोपोर्शन में उसे खरीदता है। अभी आप एक्टिव और पैसिव में कंफ्यूज मत होइएगा, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। फर्दर किसी भी म्यूचुअल फंड को, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव, उसे फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिसे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड AMC से खरीदते हैं, और रेगुलर म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिसे आप किसी इंटरमीडिएटरी या एजेंट के थ्रू खरीदते हैं। अभी आप देखिए, जैसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है और एक रेगुलर है, इसमें कोई इंटरमीडिएटरी या एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एजेंट इन्वॉल्व है। इसकी वजह से होता ही है कि इनका एक्सपेंस रेशियो यानी कि किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की कॉस्ट, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम होता है, यानी कि इनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। अब आपको लगेगा कि भाई कि जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की कॉस्ट कम है तो हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही लेना चाहिए। ये बात 100% सही है। अगर आपको म्यूचुअल फंड सेक्टर की नॉलेज है और आपको पता है कि आपको किस सेक्टर या किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, आप 100% डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में, वो
उसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। इस केस में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेगा और इस केस में वो जनरली रेगुलर म्यूचुअल फंड ही सजेस्ट करेगा। फर्दर एक और क्लासिफिकेशन होता है ग्रोथ एंड सेकंड इज डिविडेंड। मान लीजिए कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसमें फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज बाय कर रहा है। अब वह सिक्योरिटीज इंटरिम या फाइनल डिविडेंड इशू करती है। अगर फंड का मैंडेट इस तरह है कि वो जो डिविडेंड मिल रहा है उसे फर्दर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ग्रोथ म्यूचुअल फंड है। और अगर कोई एएमसी जिससे वो डिविडेंड मिल रहा है वो फर्दर अपने कस्टमर को पास ऑन करती है तो वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड है। आई विल सजेस्ट कि अगर आप अपनी लोअर एज में हैं, मतलब 20, 30, 40 इयर्स की एज में हैं, तो आपको ग्रोथ म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। और आप अगर अपने 60s में हैं, आपको उस टाइम एक रेगुलर इनकम की जरूरत होती है तो आपके लिए डिविडेंड म्यूचुअल फंड ज्यादा बेनिफिशियल है। फाइनली इस क्लासिफिकेशन से हम देखते हैं कि एक यंग इन्वेस्टर उसके लिए डायरेक्ट और ग्रोथ म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आइए अब डिटेल में बात करते हैं एक्टिव फंड। एक्टिव फंड्स में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फंड मैनेजर का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो डिसाइड करता है कि किस स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है और कब करना है। इसके अलावा फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम उसे होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। एक्टिव फंड्स में एक और कैटेगरी होती है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड एक ऐसा फंड होता है जो पर्टिकुलरली किसी एक सेक्टर में नहीं या मार्केट कैप के हिसाब से नहीं बल्कि ओवरऑल डाइवर्सिफाई करके रखता है अपना पोर्टफोलियो। इस केस में इक्विटी फंड मैनेजर का रोल और बढ़ जाता है और उसे देखना होता है कि उसका पोर्टफोलियो सेक्टोरियल या थीमेटिक बेसिस पर डाइवर्सिफाई रहे। एक्टिव फंड मैनेजर में फंड मैनेजर का गोल होता है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना, मतलब उससे ज्यादा परफॉर्म करना। एक्टिव फंड मैनेजर बहुत इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिसर्च, फोरकास्ट और बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसके अलावा अपने जजमेंट के बेस पर डिसीजन लेता है कि कब उसे सिक्योरिटीज बाय और सेल करनी। अब यहाँ पर एक ह्यूमन डिस्क्रिशन भी आ जाता है। ये पॉइंट आप प्रो में भी कंसीडर कर सकते हैं, कॉन्स में भी, क्योंकि ह्यूमन डिसीजन हमेशा बायस्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव फंड्स के प्रोस की। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इनमें रिस्क मैनेजमेंट बेटर होता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग अलाउ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट वेल्थ थ्रू मार्केट साइकिल, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न। जैसा कि आपने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा, उस टाइम पर फाइनेंशियल सेक्टर बहुत कम परफॉर्म कर रहा था। एक एक्टिव फंड मैनेजर उस टाइम पर अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट कर सकता है जिससे कि क्लाइंट का रिस्क कम से कम हो जाए। इसके अलावा मार्केट में स्टॉक प्राइस ऑक्सिलेट करते रहते और ये बहुत सारी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। जैसे कि रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं, आरबीआई ने सीआरआर और रेपो रेट को बढ़ा दिया, उसकी वजह से उस दिन शेयर मार्केट कोलैप्स कर गया। यहाँ पर अगर एक फंड मैनेजर है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो टाइमली डिसीजन लेके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है। थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो आपका फंड मैनेजर है वो प्रोफेशनल है, क्वालिफाइड है। उस जैसे जिस तरह एक डॉक्टर या इंजीनियर अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उसी फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन हासिल की है और इसके बेस पर उसे अपने फील्ड की ज्यादा नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ आफ्टर टैक्स रिटर्न। मान लीजिए एक एक्टिव फंड मैनेजर ने 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है और साल के एंड में वो फंड अपने स्टॉक्स को इस तरह खरीदता बेचता है कि क्लाइंट को मैक्सिमम फायदा हो। कई बार ऐसा होता है कि आप इसी स्टॉक में लॉस बुक करके ओवरऑल अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू आउट परफॉर्म। एक्टिव फंड मैनेजर जो उनका बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट करने की एबिलिटी रखते हैं। अब वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये अलग क्वेश्चन है, बट उनके पास सारे अवेलेबल टूल्स और नॉलेज है जिसके बेस पे वो अपने बेंचमार्क को बीट करने की काबिलियत रखते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव फंड्स के कॉन्स। सबसे पहला है कॉस्ट। यहाँ पर फंड मैनेजर बार बार सिक्योरिटीज बाय और सेल करता है, इसकी वजह से उसे कमीशन और टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल उसका रिटर्न कम हो जाता है। सेकंड इज एक्सपेंस रेशियो। एक्टिव फंड मैनेजर का एक्सपेंस रेशियो 0.5% टू 2.25% की रेंज में होता है और एवरेज देखें तो ये 1.5% के करीब रहता है। इस हाई एक्सपेंस रेशियो की वजह से होता यह है कि कई बार एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता। अभी हम देखेंगे कि पैसिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और उस टाइम हम कंपेयर करेंगे और कैलकुलेशन के थ्रू देखेंगे कि कैसे 1.5% या 1% का एक्सपेंस रेशियो का गैप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को कितना नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन बायस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है फाइनेंस वर्ल्ड में। होता क्या है कि जैसे किसी फंड मैनेजर को पर्सनली रियल एस्टेट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो होगा क्या कि वो अपने पोर्टफोलियो का
आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखेगा। और जैसा आप जानते हैं लास्ट 10 ईयर में रियल एस्टेट ने इंडिया में कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। इस वजह से उसकी पर्सनल बायस रियल एस्टेट में बायस होने के कारण ओवरऑल रिटर्न आपको कम मिलेगा। सिमिलरली बायस इस फॉर्म में भी हो सकती है कि एक फंड मैनेजर को फार्मा या IT सेक्टर की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, तो वो इन सेक्टरों में कम इन्वेस्ट करेगा और आपका ओवरऑल रिटर्न कम रहेगा। लास्ट इज फंड मैंडेट। एक्टिव फंड में बहुत सारे ऐसे फंड आ गए हैं जैसे IT फंड, FMCG फंड। ये क्या है, ये इनका फंड मैंडेट इस तरह होता है कि ये केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, या जैसे लार्ज कैप फंड केवल लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। इससे होता कि ये है कि ओवरऑल हर सेक्टर की एक साइकिल आती है जिसमें वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। जैसे कि 2007 से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा हुआ था। हाल फिलहाल में केमिकल, IT और फार्मा में अच्छी ग्रोथ हुई है। फंड मैंडेट की वजह से वो पर्टिकुलरली किसी सेक्टर में या मार्केट कैप के हिसाब से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अभी तक आपने देखा कि एक्टिव फंड्स क्या होता है, उसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। आइए अब देखते हैं आपको एक्टिव फंड्स बाय करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। जैसा कि मैंने बताया, एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड की कॉस्ट है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। सेकंड इज़ एंट्री एंड एग्जिट लोड। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में कोई एंट्री या एग्जिट लोड तो नहीं है। जनरली आजकल जितने भी म्यूचुअल फंड आ रहे हैं उसमें एंट्री लोड 0 होता है और विद इन 1 ईयर अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने पर 1% एग्जिट लोड लगता है और 1 ईयर के बाद वो भी 0 होता है। थर्ड पॉइंट इज़ जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है तो वो एक बेंचमार्क TRI इंडेक्स से कंपेयर होती है। अगर आप कोई भी चीज़ टोटलिटी में देखेंगे तो वो कम या ज़्यादा लग सकती है, लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को उसके बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में देखना चाहिए कि वो उससे ज़्यादा रिटर्न दे रही है या उससे कम रिटर्न दे रही है। फंड का साइज़ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्टिव फंड बाय करने से पहले। एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी। एक्टिव फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि वो कब किस शेयर को बाय कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में कर रहा है, उस अपने पोर्टफोलियो का कितना % एलोकेशन कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा है। ये सब कुछ फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करता है। इसलिए फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव फंड को बाय करने के लिए। और इसके अलावा कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट में उसने 25% का रिटर्न दे दिया और उसके बाद उसका रिटर्न बिलो द एवरेज है। Thus, the performance and consistency of fund manager is very important to buy active mutual. आइए अब हम एक दो एक्टिव म्यूचुअल फंड की केस स्टडीज देखते हैं। यहाँ पर हमने मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन की है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है। अगर हम इसका रेगुलर फंड देखते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो 1.79% है। सेम म्यूचुअल फंड अगर हम इसका डायरेक्ट प्लान देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.79% है, यानी कि 1% का गैप। और ये 1% का जो गैप है लॉन्ग टर्म में ज़मीन और आसमान का फ़र्क करता है आपके रिटर्न पर। ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया, एक्सपेंस रेशियो, फंड का क्या साइज़ है। फंड का साइज़ मिनिमम 5000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने 18.99% का रिटर्न दिया है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स जो कि निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है उसने 12.44% का रिटर्न दिया है, यानी कि इसने लास्ट 5 ईयर में अपने इंडेक्स को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। अब हम एक और फंड देखते हैं, HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट। इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.19 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फंड साइज़ काफ़ी अच्छा है। अब इसका 5 ईयर का रिटर्न देखें तो इसने अपने इस स्कीम ने निफ्टी 100 TRI इंडेक्स जो कि इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कम रिटर्न दिया है। फर्दर अगर हम इसकी स्कीम डिटेल्स में जाएं तो देखिए इनके फंड मैनेजर मिस्टर प्रशांत जैन हैं। अब प्रशांत जैन के अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें शो हो जाएगा कि उनके द्वारा कौन कौन से फंड मैनेज किए जाते हैं और उनका क्या रिटर्न है। इस प्रकार फंड मैनेजर जिस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं उनके 3 ईयर और 5 ईयर के रिटर्न को देखते हुए उनकी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी को जज किया जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि एक्टिव फंड में किसी स्कीम का रिटर्न उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस और उसके एक्सपेंस रेशियो पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लास्ट 5 ईयर में 80% एक्टिव फंड मैनेजर्स ने इंडेक्स फंड के मुकाबले कम रिटर्न दिया है ना शॉकिंग पॉइंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।